अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, आज आपका लेक्चर नंबर 6 है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 3 है डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बुक का। आइए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे दूँ। एक बेसिकली चैप्टर में है क्या। बेसिकली एक आसान से एक चैप्टर है जिसमें हम कुछ डाटा ट्रांसमिशन के लिहाज से इस चैप्टर का नाम ही डाटा ट्रांसमिशन है। डाटा ट्रांसमिशन के लिहाज से हम इसमें कुछ पहले छोटी छोटी डिफिनेशंस पढ़ेंगे। मे बी आप लोगों ने पहले भी वो फिजिक्स में या कहीं भी पढ़ी हूँ। और फिर उसके बाद हम इसके चैप्टर के एक मेन पार्ट की तरफ आएंगे विच इज़ जितनी भी डाटा ट्रांसमिशन के लिहाज से जितने भी इम्पेयरमेंट्स आते हैं। इम्पेयरमेंट्स बेसिकली हम कहते हैं एरर्स को। तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर उसके दरमियान में या उन डिवाइसेस के अंदर जितने भी जो एरर्स आते हैं एक ब्रीफ टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन जितनी भी जो डिफिनेशंस हैं उनको हम ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजी के नाम से हम देखते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जब भी डाटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के मीडियम्स हैं। मीडियम क्या होता है कि जिस जिस मीडियम को यूज़ करते हुए हम ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम बेसिकली दो किस्म के मीडियम को यूज़ कर सकते हैं। या तो वो गाइडेड मीडियम होगा या वो अनगाइडेड मीडियम होगा। ठीक है। तो रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान में किसी एक मीडियम के जरिए ही डाटा ट्रांसमिशन हो सकती है, जिसके लिए हमारे पास या तो वो गाइडेड मीडियम हो सकता है या वो अनगाइडेड मीडियम हो सकता है। ठीक है। मीडियम में अगर हम कहते हैं ऐसे मीडियम जो हमें नजर आता हो, ठीक है, उसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर है। इन तीनों केबल्स को हम इंशाल्लाह चौथे चैप्टर में ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से, ये मीडियम के नाम से जो चौथा चैप्टर है उसको भी हम कवर करेंगे। ट्विस्टेड पेयर हम जो भी आपके घरों में एक पेयर ऑफ केबल आती है, आप बिजली के यूज़ करते हो, आप टेलीफोन वायर के लिए यूज़ करते हो, कोई भी पेयर जो एक आपका आता है कॉपर वायर को यूज़ करते हैं, उसको हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। इसी के अलावा जो आपकी लैन केबल आप यूज़ करते हो, इथरनेट की जो केबल यूज़ करते हो, वो भी आपकी ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट केबल है वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल जो आप केबल टेलीविजन अपने टीवी की बैक साइड पे जो आप केबल के लिए जो यूज़ करते हो, आपके घरों में जो केबल आई हुई है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। और लास्ट इन द लिस्ट दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। आजकल जो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो डाटा रेट हम अगर हम गाइडेड मीडियम की लिहाज से बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्टिकल फाइबर को भी हम इंशाल्लाह चौथे चैप्टर में हम देखेंगे, इसके बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, कोर कैसा है, तमाम जो भी उसकी बेसिक उसके उस फिजिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, उसकी जो भी चीज़ें होंगी उसको हम कवर करेंगे। जहाँ तक बात है अनगाइडेड मीडियम की, तो अनगाइडेड मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो हमें नज़र ना आता, जो हवा में, जो वैक्यूम में। ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इसके अलावा आपकी टेलीकम्युनिकेशन जो रेज हैं, वो तमाम जो जो आपको नज़र ना आती हो, माइक्रोवेव रेज हैं, ये तमाम जैसे रेज हैं ये आपको नज़र नहीं आती, ये हम इसको अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। अनगाइडेड मीडियम इसलिए कि ये फैल गया, हमें नहीं पता इसका रूट कहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जिस कमरे में अभी आप बैठे हो तो इसमें ब्लूटूथ कहीं भी आगे पीछे फैला हुआ, अगर आपने ब्लूटूथ को इनेबल किया हो। इसी तरह अगर आप वाईफाई अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो, तो आपके घर में पूरा एक वाईफाई का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शेप में ये फैला हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जो आपको नज़र नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं वो एक अनगाइडेड मीडियम है। ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजी में ही हम अगर हम छोटे छोटे डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो
हम एक डायरेक्ट लिंक यूज करते हैं। डायरेक्ट लिंक नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा लिंक होगा जो दो डिवाइसेस के दरमियान में होगा। मतलब एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा, जिसमें कोई इंटरमीडिएट डिवाइसेस नहीं होंगी, कोई दरमियान कोई स्विच राउटर कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। उनको हम कह सकते हैं कि वो एक डायरेक्ट लिंक है। इसके अलावा एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक जैसा होता है वो भी आपका एक डायरेक्ट लिंक ही कहलाता है, जिसके अंदर दो डिवाइसेस के दरमियान में आपका एक जो लिंक होता है, एक मीडियम जैसा होता है, वो गाइडेड भी हो सकता है, वो एक अनगाइडेड भी हो सकता है, वो शेयर हो रहा होता है। जैसे अगर फर्स्ट को आपने दो मोबाइल को आपस में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया तो वो एक आपको पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहलाता है, एक डायरेक्ट लिंक कहलाता है। मीडियम वो एक ही शेयर कर रहा है। इसी तरह के फर्क दो लैपटॉप्स हैं, उसको इथरनेट केबल के जरिए आपने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, इट्स मीन कि वो एक ही मीडियम को यूज करते हुए वो आपस में कनेक्टेड। इसी तरह मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जब आपस में बात करने की कोशिश करती हैं और या वो शेयर करती हैं एक ही मीडियम को, तो वो मल्टी पॉइंट कहलाता है। जैसे आपका एक वाईफाई मुख्तलिफ यूजर मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स को शेयर किया और इट्स मीन कि वो एक मल्टी पॉइंट आपका लिंक कहलाता है। इसके बाद मजीद डेफिनेशन में सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स अब यहाँ पे हम ये कम्युनिकेशन मोड की तरफ आए हैं कि जब हम पहले तो हमने लिंक को डिस्कस किया है, अब हम कम्युनिकेशन मोड की तरफ आए। कम्युनिकेशन मोड में क्या है, हमारे पास सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स कि हमारा जो कम्युनिकेशन जो मोड है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा है, वो कौन कौन से मोड में होता है। तो सिंप्लेक्स है वो वन डायरेक्शन में होता है, जैसे आप टेलीविजन या एफएम सुनते हो, ठीक है। ये क्या है, मोड अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ डाटा आपका किस सिम्स में चल रहा है। एक हाफ डुप्लेक्स है, वो होता तो टू वे है, लेकिन वो एट अ टाइम एक बंदा बात कर सकता है, जैसे आप पुलिस का वॉकी टॉकी है। फुल डुप्लेक्स आपका एट अ टाइम दोनों बंदे बात कर सकते हैं, जिस तरह आपका टेलीफोन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजी में हमारे पास मुख्तलिफ डिफिनेशंस आती हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, बैंडविड्थ हो गया, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक, क्योंकि हम डाटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो डाटा ट्रांसमिशन में हम जब भी सिग्नल की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ को लाजमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के डोमेन आ सकते हैं, या तो वो टाइम डोमेन हो सकता है या वो फ्रीक्वेंसी डोमेन हो सकता है, ठीक है। अब बेसिकली दोनों है क्या चीज़, दोनों सिग्नल्स की ही फॉर्म है, एनालॉग सिग्नल की ही फॉर्म है। एक को हमने टाइम डोमेन कर दिया और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन कर दिया। नाम से ही पता चल रहा है कि एक टाइम के लिहाज से कोई सिग्नल की बात हो रही है और एक आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कोई बात हो रही है। जहाँ तक ताल्लुक है टाइम डोमेन कॉन्सेप्ट की, तो इट्स मीन के टाइम डोमेन एक ऐसा एक सिग्नल कहलाता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें वेरिएशंस आती हैं, उसके एम्पलीट्यूड में, उसके सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आती हैं, तो हम उसको कहते हैं वो टाइम डोमेन कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या डिफिनेशन है कि टाइम डोमेन रेफर्स टू अ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल विद द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके सिग्नल में जो भी चेंजिंग आती है तो हम कहते हैं कि ये टाइम डोमेन कॉन्सेप्ट है। अब सिग्नल आपके मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, या तो वो एनालॉग हो सकता है या वो डिजिटल हो सकता है। एनालॉग हो या डिजिटल हो, या तो वो पीरियोडिक सिग्नल हो सकता है या वो ए पीरियोडिक सिग्नल हो सकता है। सिग्नल हमारे पास दो किस्म की हैं, एक है एनालॉग सिग्नल और एक है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। अब इन दोनों सिग्नल्स में दो किस्म के सिग्नल्स हो सकते हैं, यानी एनालॉग दो किस्म के हो सकते हैं और डिजिटल भी दो किस्म के हो सकते हैं। एक ऐसा एनालॉग भी हो सकता है जो पीरियोडिक हो, एक ऐसा सिग्नल भी हो सकता है जो ए पीरियोडिक हो, एक ऐसा भी डिजिटल हो सकता है जो पीरियोडिक हो, और एक ऐसा भी डिजिटल हो सकता है जो ए पीरियोडिक हो। अब एनालॉग सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल को हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। एक वेव फॉर्म है, लेकिन वेव फॉर्म आपकी प्रॉपर एक पैटर्न डिफाइन नहीं होता। जिस तरह एक आपको एक अर्थक्वेक का एक आप मेजरमेंट के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो जिसमें अर्थक्वेक आपको चेक किया जाता है कि अर्थक्वेक की एम्पलीट्यूड कितना है, इसी तरह आप जब ईसीजी करते हो उसमें भी एक एम्पलीट्यूड आपको शो हो रहा होता है। तो वो एक जैसा आपकी कॉन्टिन्यूस डाटा है, ये कॉन्टिन्यूसली आपकी वेरिएशंस आ रही है।
टाइम डोमेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसमें कॉन्टिन्यूसली उसमें वेरिएशंस आ रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ओवर द टाइम उसमें एक स्मूथ वे में एक एनालॉग सिग्नल है जिसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस आ रही हैं, वो एक एनालॉग सिग्नल कहलाता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड एक है, एक सिग्नल है जिसकी टाइम आपकी डिफरेंट उसमें आ सकती है, एनालॉग सिग्नल। व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल एक सिग्नल होता है जो एक डिस्क्रीट फेज में होता है, जो एक उसको आगे जाके शेप भी आप देख लेना, जो एक स्मूथ एनालॉग सिग्नल जैसा होता है वो वेरीज इन अ स्मूथ वे। स्मूथ में ये देखिए इसके वेरिएशंस आते हैं, जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन, एक टाइम पे एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन रखता है और एक टाइम को दूसरे कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल मान यहाँ पे आपका एक डिस्क्रीट सिग्नल है, इसमें देखिए इसमें स्केल ऊपर आपके साइन वेव में सिग्नल, जबकि डिजिटल जो है वो आप वेव में है, जो एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन रखता है और फिर दूसरे कांस्टेंट लेवल में चला जाता है, ठीक है। फर्क अब ये पता चलना है, पता करना है कि व्हाट इज पीरियोडिक सिग्नल एंड व्हाट इज ए पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। अब जो पीरियोडिक सिग्नल है वो एक ऐसा सिग्नल होता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक पैटर्न को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए डिजिटल सिग्नल की बात करें, वो 5 सेकंड के लिए वो इसी तरह मैं साइन वेव करता हूँ, 5 सेकंड के लिए अप, 5 सेकंड के लिए वो डाउन, 5 सेकंड के लिए अप है, 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए अप है, 5 सेकंड के लिए डाउन, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है, एक एक पैटर्न को मेंटेन रखता है। अब पीरियोडिक कैसे है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कोई भी पैटर्न मेंटेन नहीं रखता, कोई भी पैटर्न वो मेंटेन, फिर आगे यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल है, देख रहे हो आप। तो पहले जो सब एक एनालॉग सिग्नल है जिसमें एक कंटीन्यूअस, पॉइंट टू बी नोटेड, एनालॉग सिग्नल को हम कंटीन्यूअस सिग्नल भी कहते हैं कि एक पीरियोडिक एक सॉरी एक एनालॉग सिग्नल जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद एम्पलीट्यूड वोल्ट्स में होता है। इसको मेजर करने के लिए जब हम बात करते हैं तो हम इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट्स है, ठीक है। वोल्ट में इसका वो डिफरेंट इसमें वेरिएशंस आ रही है, स्मूथ वे में चल रहा है, एक वेरिएशंस डिफरेंट आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें भी वेरिएशंस आ रही है, उसको भी वोल्ट्स मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें एक कांस्टेंट लेवल होता है, एक टाइम पे एक तरफ कांस्टेंट लेवल होता है, एक टाइम पे। अब पीरियोडिक सिग्नल ऐसा नहीं है, पीरियोडिक सिग्नल ये कि वो एक टाइम पे अगर 5 सेकंड है दूसरे टाइम भी 5 सेकंड होता है, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिटल सिग्नल में इनका लेवल डिफरेंट है, हर जगह पे डिफरेंट है तो ये डिजिटल सिग्नल, लेकिन ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल। ये तो सिग्नल कैसे है, पीरियोडिक सिग्नल आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर जैसे वो साइन वेव है, नीचे जैसा स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में पीरियड आपको नजर आ रही है, वेवलेंथ नजर आ रही है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो आगे फॉरवर्ड हो रही है, तो नहीं चल रहा है। नेगेटिव में या पॉजिटिव में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम ही चल रहा है। जो स्केल वेव है उसमें जो पीरियड है, जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 1 या 1 सर्कल पर सेकंड होता है, 1 1 फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है किसके, डिजिटल के और एनालॉग के। इसी के लिहाज से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज साइन वेव। साइन वेव की मुख्तलिफ कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसको कह लो, या इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ये चीजें होंगी तो वो एक साइन वेव कहलाता है। जिसमें सबसे पहले जैसे वो पीक एम्पलीट्यूड। अब पीक एम्पलीट्यूड की जब हम बात करते हैं, तो अगर इस स्लाइड
स्लाइड को अगर आप देख रहे हो तो इस स्लाइड में मैं तो इसमें अगर फर्स्ट मैं सिग्नल की बात करता हूँ तो ये जो सिग्नल है इसका जो ये जो सिग्नल है ये जो जाती है देखिए मैं डिजिटल सिग्नल की बात करता हूँ वैसे तो हम साइन वेव की बात कर रहे हैं तो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे ये एरिया है एरिया है इसमें इसका मतलब कि ये जब साइन वेव की बात करते हैं तो हम की बात करते हैं ठीक है साइन वेव क्या है साइन वेव की ये कंपोनेंट्स होंगे तो वो एक साइन वेव कहलाएगी क्या उसमें एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल होगा विच इज कॉल्ड पीक एम्पलीट्यूड जिसको मेजर किया जाता है किसमें वोल्ट्स में उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी यू ऑल नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल या इसको अगर हम पीरियड्स में कहेंगे टाइम फॉर वन रिपीटिशन ऑफ सिग्नल सो फार्मूला टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है जिसको हम हर्ट्ज में नापते हैं या सर्कल्स पर सेकंड भी कहते हैं इसी तरह फेज है अगर एक साइन वेव है क्या फेज होता है फॉर एग्जांपल ये एक आपका सिग्नल है मैं यहाँ पे एक प्लॉट डायग्राम एक प्लॉट इसी को तो वो तो व्हाट इज फेज फेज एक सिग्नल का पोजीशन है फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डी आप अगर अपने बचपन में यूज किया हो टाइम स्पेंड करते हैं ये सिग्नल को इन डिफरेंट लाइंस में इसको डिवाइड कर दिया दिस शोज द पोजीशंस इन द टाइम साइन वेव तो ये क्या है इस ये डिफरेंस को मैंने सैंपलिंग में डिवाइड कर दिया तो मैं डी रख के चेक करूं तो इसका मुख्तलिफ हमें ये जितना एंगल दिखाता है इसको हम थीटा से देखते हैं ठीक है हम हम डिफरेंट की जब बात करते हैं फेस या अगर हम सिंपल इसको कहेंगे एंगल्स की छोड़ो कि आपको जो साइन वेव की अगर हम उसको प्लॉट किया जाए तो साइन वेव की डिफरेंट जो पोजीशंस होती हैं वो आपका फेस कहलाता है व्हाट इज वेवलेंथ आपको ये डायग्राम नजर आ रही है इस डायग्राम में आपको ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस वेवलेंथ की इस स्टार्टिंग पॉइंट तक इस एंडिंग पॉइंट दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ इसी तरह अगर हम the starting and the distance between the starting and ending point of the wavelength of the scale sine wave is called wavelength but वन साइकिल अब ये वन साइकिल का है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है वही चीज होती है और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ corresponding phase in two consecutive cycles यहाँ से लेकर यहाँ तक distance between one point on wave and the nearest point just like it लेकर यहाँ तक मुख्तलिफ डिफिनेशन हो सकती हैं आप यही डिफिनेशन याद करना इसको वेवलेंथ को हम लैम्डा से देखते हैं जो उसका यूनिट है अगर हम नेक्स्ट जो बात करते हैं जैसे आपको मैंने बताया कि एक होता है आपका टाइम डोमेन कंसेप्ट टाइम डोमेन कंसेप्ट क्या है एक ऐसा सिग्नल होता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंजिंग है इसमें वेरिएशंस हैं नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सी चीज फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट हम किसी भी ऐसे सिग्नल की बात करते हैं ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की बात करते हैं हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी का एक मजमुआ होता है उसके अंदर उसमें फ्रीक्वेंसीज का एडिशन होता है ये भी हो सकता है कि एक साइन वेव में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो लेकिन ये भी हो सकता है कि एक साइन वेव में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ऐड किया गया तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया गया हो तो हर एक फ्रीक्वेंसी एक वेरिएशन होगी हर एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा तो सिग्नल आर मेड अप ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स आर साइन वेव जब हम मुख्तलिफ सिग्नल्स को
के कंपोनेंट्स को ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को एड अप करते हैं और एक साइन वेव बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरियर एनालिसिस। ठीक है, उसको हम फोरियर एनालिसिस भी कहते हैं। बाय एडिंग टुगेदर इनफ साइनसॉइडल या साइन वेव सिग्नल्स ईच विद द अप्रॉक्सीमेट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी कंस्ट्रक्टेड। जब हम मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कंस्ट्रक्ट होता है। तो जब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज का एडिशन होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल, ये आपको देख रहे हो कि आपके सामने एक दो किस्म के आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम एफ है। ठीक है, आप सिर्फ शेप को देखो, ये देखो यहाँ पे जो शेप है वो एक किस्म की है, कौन सी शेप वो आपको नजर आ रही है। इसी दूसरा जो सा है, ये ऊपर आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, नीचे दूसरी फ्रीक्वेंसी है, उसका एक शेप डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन हम करते हैं तो हमारे पास तीसरी हमारे पास एक आता है जो कि इसमें ऐड करते हैं, सी द सम ऑफ एफ एंड 3f। एक ही आप नजर आ रही है पहले पिक्चर में, एक ही कर्व है हर एक से, अगर आपने 1 2 3 4 हर एक में एक ही कर्व है। जबकि तो दूसरी पिक्चर है उसमें आपके पास तीन कर्व, एक नीचे एक ऊपर। तो जो एडिशन होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन का बनता है तो हमारे पास सम आता है सी का। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशंस की तरफ। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ। ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम एक कहलाता है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को इमेज को फाइंड करता हूँ। तो आपको ये देखो, मैं चेक करूँ कि मेरे आप लोग एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। हम इस वक्त जिंदगी में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे हैं, आया वो हम एक्सरेज के यूज कर रहे हैं, आया हम माइक्रोवेव की यूज कर रहे हैं, आया हम लेजर की यूज कर रहे हैं, आया हम एफएम यूज कर रहे हैं, आया हम एएम यूज कर रहे हैं, आया हम सेटेलाइट की रेज यूज कर रहे हैं, आया हम विजिबल लाइट को देख रहे हैं, वो तमाम इन इस फ्रीक्वेंसी से इस स्पेक्ट्रम का हिस्सा हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात हो रही है इसमें, इसमें हम कहते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी contained in a signal। यानी एक सिग्नल में फॉर अब अगर फॉर मैंने आपको ये स्पेक्ट्रम आपको दिखाया है, इसमें अगर फॉर मैं एक एक फ्रीक्वेंसी को अलग करके आपको शो करूं तो वो भी एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। उस फ्रीक्वेंसी को जब मैंने अलग किया, उस फ्रीक्वेंसी को मजीद में सैम्पलिंग कर दूं तो हर एक सिग्नल के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी नजर आएगी वो भी आपको एक स्पेक्ट्रम कंबाइन एक स्पेक्ट्रम नजर आएगा। नो, दो डिफरेंशिएशन बनती है, एक एब्सोल्यूट बैंडविड्थ बनती है और एक इफेक्टिव बैंडविड्थ बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। अब अगर एब्सोल्यूट बैंडविड्थ कहते हैं, अब अगर फॉर मैं आपको पे लेके जाता हूँ, शेयर करता हूँ, आपको ये नजर आ रही है। अगर हम एब्सोल्यूट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं
एब्सोल्यूट बैंडविड्थ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये विजिबल स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, इसकी जो विड्थ है वो आपकी एब्सोल्यूट बैंडविड्थ कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट बैंडविड्थ कहलाएगी। और अपन बैंडविड्थ या कहते हैं नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग मोस्ट एनर्जी। तो नाउ व्हाट इज इफेक्टिव बैंडविड्थ? तो ये आपको विजिबल स्पेक्ट्रम की एक बैंडविड्थ नजर आ रही है। मैं कहता हूँ इसमें जो सी ये आखिर में 700 हर्ट्ज लैम्ब्डा की अगर मैं वैल्यू बात करता हूँ, 700 लास्ट में जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। हम कहते हैं कि ये सबसे आपकी आती है, ये आपकी क्या कहलाती है? आपकी effective bandwidth। ऐसा सिग्नल, वो सिग्नल जहां पे सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी की रिमोट की बात करते हैं, तो अगर टीवी की तरफ रखते हैं, जितना हम टीवी के पास जाएंगे तो टीवी के पास उसकी एनर्जी, उसकी सिग्नल सबसे ज्यादा हो, तो हम कहते हैं वो आपकी एक इफेक्टिव बैंडविड्थ हो। जो जो आप पीछे होते जाएंगे उसकी इफेक्टिव बैंडविड्थ कम होती जाएगी। ठीक है, और हम देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डाटा रेट एंड बैंडविड्थ। एनी ट्रांसमिशन सिस्टम has a, let me check what I am sharing with you. Okay, any transmission system which has a limited band of frequencies, ठीक है, यानी any transmission system has a limited band of frequencies, that this limits the data rate। मतलब अगर फर्ज को, अगर विजिबल लाइट की अगर आपको मैंने बात की है, तो हमने लिमिट कर दी कि यार यहाँ से यहाँ तक फर्ज को एक 1 से लेकर 100 तक उसकी बैंडविड्थ है, तो हम कहते हैं कि यार इसकी जो सी बैंडविड्थ है वो लिमिट हुई है, इतना ही इसका डाटा रेट भी होगा, इसकी बैंडविड्थ भी होगी। तो हम किसी चीज को भी अगर हम लिमिट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि यार बस इसका साइज जो है वो यहाँ तक लिमिट हो गया। ठीक है, स्केयर वेव हैव इनफिनाइट कंपोनेंट्स एंड हेंस इनफिनाइट वेव। एक चीज, एक होती है साइन वेव, एक होती है स्केयर वेव। साइन वेव में कुछ साइन वेव के मुकाबले में जो स्केयर वेव होता है, क्योंकि उसमें स्केयर वेव जो होती है वो 0 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी में होता है, तो हम कहते हैं कि वो एज कम्पेयर टू साइन वेव वो बहुत ज्यादा हाई उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उनकी अगर उसकी कंपोनेंट्स अगर ज्यादा हैं, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर एनर्जी होती है वो शुरू की ही कंपोनेंट्स में आपकी होती है। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट डाटा रेट एंड बैंडविड्थ। आप इसी से अंदाजा लगा लो, अगर आप लोगों ने 2 MB का कनेक्शन यूज किया तो उसकी जो डाटा रेट होगा वो भी तकरीबन 2 रेट, मतलब वो भी 2 MB के बराबर ही होगा। जितना पैसा डालोगे, जितना ऊपर जाओगे, उतना ही डाटा रेट उसकी ज्यादा होती जाएगी। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही आपका डाटा रेट ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें ये चीज लिखी, द हायर द डाटा रेट ऑफ द सिग्नल द ग्रेटर रेट इज रिक्वायर्ड इफेक्टिव बैंडविड्थ। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल एंड डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा? डाटा इज एंटिटीज दैट कन्वे मीनिंग। डाटा एक ऐसी चीज है जो मीनिंग, जो जो कुछ मीनिंग कन्वे करती है। ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कुछ मीनिंग कन्वे करती है, उसको हम कहते हैं वो डाटा है। व्हाट इज सिग्नल? इसी डाटा को जब हम सिग्नल की शेप में हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। व्हाट इज सिग्नलिंग? सिग्नलिंग इज द फिजिकल प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल along a suitable medium। जब वो मीडियम के अंदर से प्रोपगेट होती है तो हम कहते हैं ये एक सिग्नलिंग हो रही है। व्हाट इज ट्रांसमिशन? कम्युनिकेशन ऑफ डाटा बाय प्रोपगेशन और प्रोसेसिंग ऑफ द सिग्नल। जब सिग्नल्स की प्रोपगेशन और प्रोसेसिंग हो रही हो तो हम कहते हैं कि वो एक ट्रांसमिशन हो रही है। आसान सी चीजें हैं ना। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एनालॉग का एक एक्यूस्टिक एक्यूस्टिक हम कहते हैं स्पीच को, एक एक्यूस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, समझ लो ये वही स्पेक्ट्रम है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसमें आपको विद रिस्पेक्ट यानी
एक्सेस में आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है और दूसरे में आपको पावर रेशो इन डेसिबल नजर आ रहा है। जब हम सिग्नल की बात करते हैं तो इसका यूनिट जो है वो डीबी होता है, ठीक है, डेसिबल में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल उसकी 10 हर्ट्ज से वो स्टार्ट हो रही है और 100 हर्ट्ज तक वो जा रही है, तो जो आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। अ, अ, आप देख रहे हो कि तकरीबन 10 हर्ट्ज से थोड़ा सा आगे करके और ये तकरीबन 18 18 डीबी से -18 डीबी से इसकी स्टार्ट होती है। यहाँ से अगर रेशो हो तो आपको वॉइस जो सी वो डायनेमिक रेंज में वॉइस आपको आपके कानों को आएगी। और ये जो टोटल लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है 18 से और ये इसकी आगे बढ़ती जा रही है और ये टोटल लाइन से शो किया है कि एक म्यूजिक की एक फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी भी आपको नजर आ रही है तो एक ऊंची आवाज में जब हम बोलते हैं और फिर आपको एक टेलीफोन की एक फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है जो जिसका एक चंक आपको शो किया गया है जो कुछ तकरीबन अगर हम देखते हैं तो कोई अगर 100 हर्ट्ज से आगे करके है और 10 किलो हर्ट्ज से पीछे करके है, ये टेलीफोन चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कह सकते हैं ये जैसे जो टेलीफोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन -30 डीबी तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर इससे नीचे है जो टेलीफोन की फ्रिक्वेंसी अगर इससे नीचे है तो वो नॉइस बनती जाती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है तो हमें सही तरह आपकी आवाज़ उसी वही दूसरी को नहीं पहचान जाती। इससे आगे जो सी आपकी जो सी फ्रिक्वेंसी है वो आपकी एम की है और फिर इससे आगे आपको एक नज़र आ रही है टोटल लाइन आपकी अपर लिमिट ऑफ द एफएम है। यहाँ से आपकी एफएम स्टार्ट हो जाती है लास्ट में एक रेंज ऑफ म्यूजिक उसके लिए फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं यहाँ तक। एक्विजिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल का एक शो करते हैं। तो इसमें एनालॉग को अगर और एडवांस लेवल में हम लेके जाएं तो हम वीडियो को भी एनालॉग कहते हैं। इसी तरह अगर ऑडियो सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी रेंज भी अभी हमने पीछे उसमें भी देखी है। तो इसकी रेंज जो फ्रिक्वेंसी रेंज जैसे होती है अगर हम ऑडियो सिग्नल्स में स्पीच की अगर बात करते हैं और जस्ट हम सिंपल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑडियो सिग्नल की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है। वो अगर हम स्पीच की बात करते हैं तो आप उसको पीछे भी देख सकते हो पैराग्राफ पे उसमें जो मैंने एक्यूस्टिक स्पेक्ट्रम देखा था स्पीच की अगर है वो 100 हर्ट्ज से लेकर 7 किलो हर्ट्ज तक पहुंचती है, जिसको हम आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जब इसमें वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली सिग्नल में वेरिएशन आएगी तो फिर वोल्टेज में भी फिर आपकी वेरिएशन आएगी। और अगर हम वॉइस चैनल की बात करते हैं तो वो तकरीबन 300 से 34 हर्ट्ज तक आपकी वॉइस चैनल जिसको हम टेलीफोन की बात करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको नीचे ये देखो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल आपको नजर आ रहा है जो एक और बात इन दिस ग्राफ और टिपिकल एनालॉग सिग्नल द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कन्वे द वेरिएशन ऑफ द लाउडनेस एंड पिच इन द स्पीच। से अभी अगर मैं आराम से बोलता हूँ फिर मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ तो मेरी जो स्पीच है उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। जो 300 से 3400 हर्ट्ज तक की आपकी हो सकती है। तो यही चीज़ इसमें ऑडियो सिग्नल की हम बात अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स आपकी बेसिकली 0 1 के फॉर्म में आपकी बिट स्ट्रीम बनाता है जो एक डिजिटल सिग्नल लाता है। इसमें सिर्फ दो ही डीसी कंपोनेंट्स होते हैं, या वो 0 होता है या 1 होता है। डेफिनेटली बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द डाटा रेट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक आपका ये जो सी आपकी डिजिटल सिग्नल आपको नजर आ रहा है जीरो पे शो कर रहा है कि जीरो आपका पॉजिटिव प्लस वोल्टेज दिखा रहा है और वन आपका एक हम कह सकते हैं डीसी वोल्टेज दिखा रहा है। और हर एक बिट की जो सी हर एक बिट की जो एक ड्यूरेशन है वो 0.02 मिली सेकेंड्स की है। यूजर इनपुट्स आप पीसी इन कन्वर्टेड जो यूजर जो इनपुट होती है पीसी को यूज करते हैं वो कन्वर्ट होती है इनटू अ स्ट्रीम ऑफ digits 1 and 0 in this graph. A typical digital signal binary 1 is represented by uh, 5 volt and binary 0 is represented by positive 5 volt. The signal for each bit has a duration of 0.02 milliseconds giving a data rate of 50 ये बताया कि इतनी वो कह रहे कि 50 के जो सी पर बिट्स पर सेकंड इसकी ट्रांसमिशन है।
बिट की जैसे पता है अमूमन लाजमी तौर पे हर एक डाटा ट्रांसमिशन में जब हम बिट स्ट्रीम की बात करते हैं हर एक बिट की जो सी इंटरवल ड्यूरेशन होता है वो 0.02 मिली सेकेंड्स होता है। इसको थोड़ा एनालॉग सिग्नल को जो थोड़ा सा आगे की अगर कहते हैं कि एनालॉग डेटा हो तो वो टेलीफोन के जरिए जब वो कन्वर्ट होता है तो फिर एनालॉग सिग्नल आगे जस्ट आपको डायग्राम के जरिए दिखाया हुआ है कि एनालॉग सिग्नल प्रेजेंट्स द डेटा विद कंटीन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं या एनालॉग डाटा की बात करते हैं तो वॉइस साउंड्स वेव्स की बात कर रहे हैं। अगर डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो बाइनरी वोल्टेज पल्सेस की बात कर रहे हैं। मॉडर्न के जरिए हम डिजिटल टू एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक मॉड्यूलेटर सिग्नल आपको निकल आता है। इसी तरह अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो कोडेक और डिजिटल ट्रांसीवर को यूज़ करते हुए एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल को हम डिजिटल सिग्नल्स में डिजिटल डाटा को हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एज कम्पेयर टू एनालॉग ये चीपर होता है क्योंकि इसमें दो ही आपके डीसी कंपोनेंट्स होते हैं या वो जीरो होता है या वो वन होता है। चीपर होता है लेस रिस्क टू नॉइज इंटरफेरेंस इसमें नॉइज इंटरफेरेंस कम होता है एज कम्पेयर टू या हम जब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो ये हम एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे हैं। लेस रिस्क टू नॉइज इंटरफेरेंस नॉइज की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू साइन वेव की या एनालॉग सिग्नल की। लेकिन अटेनुएशन आपकी ज़्यादा होती है। अटेनुएशन का मतलब होता है सिग्नल का डिग्रेड हो जाना। इसको आगे जाके हम इस चैप्टर में आगे जाके भी हम इसको देखेंगे। सिग्नल का डिग्रेड हो जाना, सिग्नल का डिग्रेड हो जाना हम अटेनुएशन कहते हैं। अ, अ, इसी इसी कुछ एडवांटेज की वजह से हम एनालॉग के मुकाबले में हम ज़्यादातर डिजिटल को ही प्रीफर करते हैं। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि अटेनुएशन की वजह से वोल्टेज एट ट्रांसमिटिंग एंड आपका देखो जहाँ पे वो ट्रांसमिट करता है उसकी क्या शेप थी और जब वो रिसीविंग एंड पे आए तो वो अटेनुएशन की वजह से यानी बेंड होने की वजह से वो ये हो सकता होता है कि जब आपके जो रिसीवर इतने अच्छे नहीं हो ये बहुत रेयर उसमें होता है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जो स्लाइड्स हैं वहाँ से स्टार्ट